मेरा नाम नम्रता है। मेरी उम्र अभी सिर्फ 17 साल है। मैं कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरी माँ हर रोज काम पर जाने से पहले मुझसे कहती थी, नम्रता बेटा, दरवाजे की कुंडी लगा लो और रात में किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। मैं रात भर घर में अकेली रहती थी और मेरी माँ रात में काम पर चली जाती थी। मेरे अकेलेपन पर मेरी माँ को मेरी बहुत चिंता रहती थी। इसलिए वो मेरी फिक्र में कहती थी, मेरे नैन नक्श बहुत प्यारे थे, लेकिन मेरी रंगत इतनी गोरी नहीं थी। मैं बिल्कुल अपने पिता पर गई थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। हमारे घर में बस मैं और मेरी माँ ही रहते थे। मेरे पिता ने मुझे और मेरी माँ को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं एक लड़की थी। मेरे पिता बहुत अमीर इंसान थे, लेकिन उन्हें बेटा चाहिए था। और जब उन्हें ये पता चला कि मेरी माँ एक बेटी को जन्म देने वाली है, तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। मेरे माता-पिता की लव मैरिज हुई थी। मेरे पिता मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी दादी और मेरे पिता बेटे की इच्छा रखते थे। जब उन्हें अल्ट्रासाउंड में ये पता चला कि बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा होने वाली है, तभी से वे मेरी माँ को ताने देने लगे और यहाँ तक कह दिया कि वे दूसरी शादी कर लेंगे अगर मेरी माँ ने मुझे नहीं गिराया तो। लेकिन मेरी माँ मुझे इस दुनिया में लाना चाहती थी, इसीलिए मेरी माँ ने किसी की भी नहीं सुनी थी। मगर जैसे ही मैं पैदा हुई, मेरे पिता हमें हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए। उन्होंने कभी मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी माँ मुझे लेकर मेरे पिता के घर गई थी कि शायद मेरे पिता को हम दोनों पर दया आ जाए, लेकिन उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। मेरी माँ के परिवार ने भी हमें अपने घर में जगह नहीं दी क्योंकि वे मुझे अपशगुनी मानते थे। फिर मेरी माँ ने बहुत मुश्किलों से मेरा पालन पोषण किया। आज भी वो मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। वो रात में काम पर जाती और सुबह लौटती थी। कई बार मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरी माँ रात में काम करने जाती है। वो अपने आप को मिटाकर दिन रात मेहनत कर रही है। मैंने कई बार उनसे कहा भी था कि वो ये नौकरी छोड़ दे, लेकिन वो हमेशा यही कहती कि हमारा घर इसी नौकरी से चलता है और मेरी पढ़ाई का खर्चा भी इसी से निकलता है। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो जाती और मेरी माँ फिर रात को काम पर चली जाती। इसी तरह हमारी जिंदगी चल रही थी। मैंने भी सोच लिया था, मैं बड़ी होकर अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी दूंगी, उनका सहारा बनूंगी और उनके तमाम दुख दर्द मिटा दूंगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी मैं एक गाड़ी से टकरा गई। मेरे पैर पर बहुत जोर से चोट लगी थी और मुझे उठने में भी दिक्कत हो रही थी। दर्द इतना गहरा था कि मुझे रोना आ रहा था। मेरी ऐसी हालत देखकर गाड़ी का मालिक नीचे उतरा और मुझे बहुत अजीब नजरों से देखने लगा था। फिर वो घुटनों के बल बैठकर मेरे पैरों पर हाथ रखता हुआ मुझसे पूछने लगा कि कहाँ चोट लगी है। उस शख्स की बात सुनकर मैंने अपने घुटने की ओर इशारा किया था। तभी उसने कहा था, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। लेकिन मैंने तुरंत ही मना कर दिया था और कहा कि मैं ठीक हूँ। फिर मेरी बात सुनकर उसने मुझसे कहा, अच्छा तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने उसे दोबारा मना कर दिया और कहा कि मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। फिर उसके पूछने पर मैंने उसे अपने घर का रास्ता बता दिया था। उसने मुझे घर के सामने छोड़ दिया और कहा, मेरा नाम रजत है। फिर उसने मुझे अपना नंबर दिया और बोला, अगर कुछ भी चाहिए हो तो इस नंबर पर कॉल कर देना। मुझे वो शख्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं जैसे ही गाड़ी से बाहर आई, उसके दिए कार्ड को फेंक दिया और लंगड़ा लंगड़ा कर घर चली गई। माँ मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं घर पहुंची तो मेरी चोट देखकर मेरी माँ बहुत घबरा गई और मुझसे पूछने लगी कि ये चोट कैसे लगी। मैंने माँ को कुछ नहीं बताया, बस इतना कह दिया कि आते वक्त पत्थर से टकरा कर गिर गई और घुटने पर चोट लग गई। मेरी बात सुनकर माँ बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। फिर माँ ने मेरे घुटने पर पट्टी कर दी और कहने लगी कि ध्यान से चला करो। माँ की बात सुनकर मैं खामोश रही। अब मैं उन्हें सच्चाई तो नहीं बता सकती थी। ऐसे ही दूसरा दिन निकल गया। अगले दिन फिर से रजत मिला। मुझे लगा शायद वो किसी को लेने आया होगा, शायद उसकी बहन या कोई जानने वाला कॉलेज में पढ़ता होगा।
मैंने उसे इग्नोर कर दिया और अपने रास्ते पर चलने लगी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और मैं उसे हर दिन कॉलेज के बाहर देखती थी। फिर एक दिन वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उसके ऐसे जबरदस्ती करने पर मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहा, ये क्या तरीका है? तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? और तुमने मेरा हाथ किस तरह से पकड़ा हुआ है? मेरी बात का तो जैसे उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा था। तब उसने कहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे बहुत पसंद आई हो, इसलिए मैं बस तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। उसके ये शब्द सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। मैं उसे हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी बात सुनकर उसने बड़े ही स्टाइल से जवाब दिया था, दिमाग खराब नहीं हुआ, बस दिल आ गया है तुम पर नम्रता। उसे मेरा नाम भी पता था। तभी मैंने उसकी बकवास सुनकर कहा था, ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है, हटो पीछे और मुझे जाने दो। मगर उसने अपनी गाड़ी को लॉक कर दिया था। उसकी इस हरकत पर मैंने पूछा था, ये सब क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो। मगर उसने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा था और मुझसे कहने लगा था, इतनी जल्दी कैसे जाने दूं मेरी जान? इतना कहते ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और रोड की ओर ले जाने लगा। वो मुझे एक बहुत ही सुनसान जगह पर ले आया था। वहां पर एक बहुत बड़ा सा बंगला था, मगर उस बंगले को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत दिनों से कोई नहीं आया हो। वो बंगला जितना बड़ा था उतना ही उदास लग रहा था और सुनसान भी। मुझे ये सब देखकर बहुत डर लग रहा था। तभी मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा था, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तुम्हारी नजरों के सामने भी नहीं आऊंगी आज के बाद। मगर उसे तो मेरा रोना गिड़गिड़ाना दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो मुझे अपने बेडरूम में ले गया और कमरे को लॉक कर दिया। उसने मुझे जोर से बिस्तर पर पटक दिया और मेरे चेहरे को अपने हाथ से छूते हुए कहने लगा, तुम कितनी खूबसूरत हो। मुझे उस वक्त उससे बहुत डर लग रहा था और मैं उसके इतने बड़े बंगले में अकेली थी। तभी मैंने कहा था, देखो ऐसा मत करो, मुझे तुमसे भी और खुद से भी घिन आ रही है, दूर रहो मुझसे। मेरी बात सुनकर वो ढिठाई से बोला, नहीं रह सकता दूर, कितने दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? रोज तुम्हें देखने आता हूँ तुम्हारे कॉलेज में। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी एक भी नहीं माना। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और मेरे करीब आने लगा। तभी मैंने घबराकर कहा, अगर तुमको ये सब करना ही है तो प्लीज मुझसे शादी कर लो, मुझे मेरी नजरों में मत गिराओ। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती। मेरी माँ मर जाएगी अगर उन्हें ये सब पता चला तो। मैं उनकी आखिरी उम्मीद हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों की चमक पड़ गई थी। तभी वो कुछ सोचते हुए कहने लगा, ओके डार्लिंग, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब हम शादी के बाद ही ये सब करेंगे। उसकी बात सुनकर मैं अंदर तक शांत हो गई थी। फिर मैंने उससे कहा, तुम मुझे अभी मेरे घर छोड़ आओ, हम कल शादी कर लेंगे। मगर वो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक था। तभी मुझसे कहने लगा, नहीं, शादी हम अभी करेंगे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। आज बहुत मुश्किल से तुम मेरे हाथ आई हो। उसे अपनी बात पर अड़ा हुआ देखकर मैंने कहा था, प्लीज मुझे अभी जाने दो, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, वो मेरे बिना खाना तक नहीं खाती। मैं उन्हें इतना बड़ा सदमा नहीं देना चाहती। वो अपनी बात पर कायम रहा और कहने लगा, अगर तुम्हें ये पाप नहीं करना है तो तुम मुझसे अभी शादी कर लो, वरना फिर मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूँ। उसके धमकी देने पर मैं डर गई थी। मुझे पता था कि वो कुछ भी कर सकता है। तभी मैंने उसी वक्त उससे शादी करने का मन बना लिया था। मंदिर आते ही मुझे ऐसा लगा जैसे ये सब पहले से ही प्लान किया गया हो। मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। पहले कभी मैंने इस मंदिर में इतनी सजावट तो नहीं देखी थी। आज अचानक से ये इतना सजा हुआ क्यों था? ये बात भी मुझे कंफ्यूज कर गई। और फिर उस एक घंटे में मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी शादी रजत से हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने अपनी माँ को धोखा दिया था। मैं अपनी माँ का दिल दुखाने वाली थी, मगर मैं भी मजबूर थी। अगर मैं उस शख्स से शादी नहीं करती और ऐसे ही उसकी इच्छा को पूरा कर देती तो शायद मेरी माँ मर ही जाती।
इससे बेहतर था कि मैं उसके साथ शादी करके उसकी इच्छा को पूरा करूं। मुझे अपनी जिंदगी के उस पल से नफरत हो रही थी जब मैं उस शख्स से टकराई थी और उसे अच्छी लग गई थी। शादी की रस्मों के बाद रजत ने मुझसे कहा था, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने सख्त लहजे में कहा था, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरी माँ मुझे तुम्हारे साथ देखेगी तो पता नहीं क्या सोचे। मैं उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो लापरवाही से बोला, मैं टेंशन नहीं दे रहा हूँ। ये तो खुशखबरी है तुम्हारी माँ के लिए कि उन्हें बैठे बिठाए मुझ जैसा हैंडसम और अमीर दामाद मिल गया है। उसकी बात सुनकर मैंने गुस्से से उसे कहा था, मुझे अपनी माँ को कोई भी खुशखबरी नहीं देनी है। मेरी माँ को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और ये याद रखो, तुमने मुझसे सिर्फ एक रात के लिए शादी की है। उस एक रात के बाद तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग होगा। मेरी बात सुनकर वो कुछ सोचते हुए खामोश खड़ा रहा था। अब मैं वहां एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती थी। मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती थी। रजत ने मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया और घर छोड़ दिया। माँ मुझे ढूंढने के लिए बाहर निकली थी क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई थी और उसने मुझे रजत की गाड़ी से निकलते हुए देख लिया था। मेरी आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थी। मैं भागते हुए अपनी माँ के पास चली गई और रोते हुए माँ के गले लग गई। मेरे यूं रोने पर माँ परेशान हो चुकी थी। तभी माँ मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ है नम्रता, क्यों रो रही हो? और ये लड़का कौन था? माँ का सवाल सुनकर मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा था, माँ मैं गिर गई थी, उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, तभी उसने मुझे घर तक छोड़ दिया। मेरी माँ मुझे घर के अंदर ले आई। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया और रात हो गई। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मुझे ये फिक्र सताए जा रही थी कि वो शख्स मेरे घर ना आ जाए। तभी मैंने माँ से भी कहा था, माँ प्लीज आज मत जाओ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे कहने पर माँ उस रात रुक गई थी। वो अपने काम पर नहीं गई थी। मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। मैं चाहती थी कि आज रात रजत ना आए। मैं उसके करीब बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। मुझे वो इंसान बहुत बुरा लग रहा था। और फिर यही हुआ था। भगवान ने मेरी दुआ सुन ली थी। रजत आज रात नहीं आया था। उस रात मैं सुकून से सो गई थी। अगले दिन मैं कॉलेज भी नहीं गई और पूरा दिन घर पर ही रही थी। लेकिन रात को माँ काम पर चली गई। आज भी मैंने माँ को बहुत रोकने की कोशिश की थी, मगर माँ आज नहीं रुकी थी। रात गहरी हो रही थी। माँ को गए हुए 1 घंटा हो गया था। तभी मुझे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई थी। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी मौत करीब है। वो शख्स किसी मौत के फरिश्ते से कम नहीं था मेरे लिए। मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोल दिया था। उस शख्स को देखकर मेरी टांगों में कपकपी छा गई थी। मुझे तो लगा था कि वो आज रात भी नहीं आएगा। फिर वो क्यों आया था? मैं उसे देखकर दोबारा से दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी उसने जोर से दरवाज़ा खोल दिया और घर के अंदर आ गया। मैं अचानक से पीछे होती हुई दरवाजे के साथ सट गई। मुझे यूं डरा हुआ देखकर रजत मुझसे कहने लगा, आज कॉलेज भी नहीं आई तुम? मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा था। तभी मैंने कहा, चुप कर जाओ, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। मेरा गुस्सा देखकर वो हंसते हुए कहने लगा, नहीं नहीं मेरी जान, आज तो बिल्कुल नहीं। आज तो मुझे अपनी पत्नी के साथ रात गुजारनी है। रजत की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी अपने आंसुओं को कंट्रोल किया हुआ था। तभी वो मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझसे कहने लगा, चलो आओ, अपने पति के पास आओ। और फिर उस रात हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता भी कायम हो गया। वो ये सब करके सुबह तक यही रहा था। फिर मेरी माँ के आने से पहले वो चला गया था। उसके जाने के बाद मैं कितनी ही देर तक रोती रही थी। मुझ में अपनी माँ से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी। तभी मैं माँ के आने पर भी दिन तक सोने का नाटक करती रही थी। ऐसे ही 3 दिन हो गए थे। मैं 3 दिन से कॉलेज नहीं जा रही थी। माँ जब भी पूछती, नम्रता बेटा तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो, तब मैं कोई न कोई बहाना बना दिया करती थी। मगर आज मैं सुबह उठते ही अपने कॉलेज चली गई थी। मैं बाहर से बहुत नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं इस दुनिया से कहीं दूर चली जाना चाहती थी।
अपनी माँ को लेकर, क्योंकि ये दुनिया हमारे जैसे मासूम लोगों के लिए नहीं बनी थी। आज रजत कॉलेज नहीं आया था। मुझे लगा कि मेरी उससे जान छूट गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस रात फिर से माँ के जाने के बाद घर आया था। जब मैंने उससे कहा कि हमारी शादी सिर्फ एक रात की थी और अब मुझे तलाक चाहिए, तो उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा था। उसका हाथ इतना भारी था कि मेरा सर चकराने लगा था। वो मुझ पर चिल्लाते हुए कह रहा था, जब तक मैं चाहूंगा तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। जब मेरा मन भर जाएगा तब मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे रोना आ रहा था। तभी मैंने रोते हुए कहा था, ये क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरे साथ सिर्फ एक रात बितानी है। अब ये क्या बकवास है? प्लीज मेरी जान छोड़ दो। मैं अब ये और नहीं कर सकती हूँ। मेरे मना करने पर भी रजत नहीं माना था। उस समय भी मैंने चुपचाप उसे अपने आप को सौंप दिया था और आज भी वो माँ के आने से पहले चला गया था। कुछ महीने तक यही चलता रहा। फिर रजत अचानक गायब हो गया था। ना तो वो मुझे कॉलेज के बाहर दिखता था और ना ही वो रात को घर आता था। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मैं उसके ना आने पर बेचैन होने लगी थी। इन 3 महीनों में मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। बार बार मुझे उल्टियां होती थी। मेरा दिल बहुत घबराव होता था। माँ अब सुबह भी काम पर जाने लगी थी। मेरी माँ मेरे लिए बहुत कुछ त्याग रही थी। माँ मेरी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहती थी। माँ को इतना काम करता देख मुझे बहुत दुख होता था। मुझे अपने आप से नफरत होती थी कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। उल्टा मैंने अपनी माँ को बहुत बड़ा दुख दिया था। जब माँ को मेरी हकीकत पता चलेगी तो ना जाने क्या होगा। यही सोचकर मैं बहुत दुखी हो जाती थी। मैंने इन 3 महीनों में एक बार भी डॉक्टर से चेकअप नहीं कराया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मैं अकेली डॉक्टर के पास जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी। डॉक्टर उल्टे सीधे सवाल करती तो मैं क्या जवाब देती डॉक्टर को। इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी। शायद माँ को मुझ पर शक हो चुका था। अब वो मुझसे यही सवाल करती थी कि तुम ठीक हो? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत बीमार हो? माँ का ये सवाल सुनकर मैं डर जाती थी और कहती थी, नहीं माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। शायद पढ़ाई की वजह से मेरा चेहरा मुरझा चुका है। मुझे डर लगता था कि माँ को पता न चल जाए कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ चुका है। मगर मेरे छुपाने पर भी मेरा ये राज माँ पर खुल चुका था। एक दिन रात को माँ मेरे पास आ बैठी और मुझसे पूछने लगी, नम्रता बेटा, मुझे न जाने क्यों दिन ब दिन तुम्हारा पेट बड़ा होते हुए नजर आ रहा है। तुम मेरी अच्छी बेटी हो, बताओ क्या बात है? माँ का ये सवाल सुनकर मैं डर गई थी। मुझे घबराया हुआ देखकर माँ समझ चुकी थी। फिर मैंने भी माँ से कुछ नहीं छुपाया था और माँ को सब कुछ बता दिया था। मेरी बात सुनकर माँ रोने लगी थी। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मैं माँ के ऐसे रिएक्शन के लिए तैयार नहीं थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। तभी मैं माँ के कमरे के बाहर बैठकर उन्हें आवाज दे रही थी, मगर माँ ने मुझे एक बार भी आवाज नहीं दी थी क्योंकि वो तो अंदर बेहोश हो चुकी थी। माँ को बेहोश देखकर मैं घबरा गई थी। तभी मैंने अपने पड़ोसी आरब को बुलाया था। आरब ने दरवाजा तोड़ा और देखा कि माँ अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। मैं माँ को बेहोश देखकर घबरा गई थी। मेरी खुद की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी माँ को संभाल सकती। मेरे पड़ोसी आरब ने डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर ने आकर माँ का चेकअप किया था। डॉक्टर ने मुझे सख्त हिदायत दी कि माँ को अब कोई टेंशन नहीं देना है। मैं डॉक्टर को क्या बताती कि मैं खुद अपनी माँ के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बन चुकी हूँ। कुछ ही देर के बाद माँ को होश आया था। मैं जो माँ के साथ लगकर बैठी हुई थी, माँ अपनी जगह से उठ बैठी और उन्होंने अचानक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और बोली, ये क्या किया तुमने नम्रता? तुझे जरा भी ख्याल नहीं आया मेरा? काश मैंने तेरे बाप की बात मान ली होती और तुझे पेट में ही मार दिया होता। तुझे जरा भी शर्म नहीं कि मैंने तुझे कैसे पाला है। तेरी माँ ने कितनी मेहनत की है तेरे लिए। मैंने तुझे हमेशा सारी दुनिया से बचाया ताकि मेरी बेटी पर किसी की बुरी नजर ना पड़े, और तुमने आज मेरा नाम खराब कर दिया। अब लोग मेरी परवरिश पर उंगलियां उठाएंगे। अरे बेशरम, ये सब करने से पहले तुम खुद क्यों नहीं मर गई? माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे सदमा लगा था।
मुझे लगा था कि माँ मुझसे एक बार तो पूछेगी कि ये सब कैसे हुआ है, मगर माँ ने तो फैसला ही सुना दिया था। मैंने रोते हुए माँ से कहा, माँ ऐसा मत कहो, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज माँ, मेरे पास इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। मेरे रोने पर भी माँ को मुझ पर एक बार भी दया नहीं आई थी। तभी मैंने माँ को समझाते हुए कहा था, माँ मेरी गलती नहीं है, वो लड़का मुझे सिर्फ एक रात के लिए हासिल करना चाहता था, मगर मैंने उससे कहा था कि मुझसे शादी कर लो, मुझे मेरी नज़रों में मत गिराओ। हमारी शादी हुई है माँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन वो लड़का 3 महीने से मुझसे संपर्क में नहीं है, हमारी कोई बात नहीं हुई है। मैं क्या करूं? मेरे पास इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है माँ। मेरी बात सुनकर माँ मुझसे कहने लगी, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, तुम जो कह रही हो वो सच है, मगर मैं तुम्हारी इस मनहूस औलाद को इस दुनिया में नहीं आने दे सकती हूँ, जिसका बाप पहले ही भाग गया है अपनी गंदगी यहाँ छोड़कर। माँ की ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से तड़प उठी थी। तभी मैंने कहा था, माँ ऐसा मत कहो, ये सिर्फ उसकी औलाद नहीं है, मेरी भी औलाद है। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, इस बच्चे का अस्तित्व इस दुनिया में आएगा। मेरे मुंह से ये सुनकर माँ गुस्से से कहने लगी, अपनी बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ अस्पताल। मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरी माँ नहीं मानी थी। वो मुझे अपने साथ हॉस्पिटल ले आई थी। मैं जिस हॉस्पिटल में आई थी वो हॉस्पिटल शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। मुझे पता था कि मेरी माँ के पास इतना पैसा नहीं है कि यहाँ मेरा ऑपरेशन करवा सके, लेकिन फिर भी वो मुझे यहाँ लेकर आई थी। माँ मुझे जैसे ही डॉक्टर के कैबिन में ले आई तो मैं वहाँ मौजूद डॉक्टर को देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं था बल्कि रजत बैठा हुआ था। डॉक्टर के कपड़ों में मौजूद डॉक्टर के कैबिन में उसे देखकर मैं हैरान परेशान हो गई थी। रजत, क्या वो डॉक्टर था? लेकिन फिर उसने मेरे साथ इतनी ज्यादती क्यों की थी? डॉक्टर तो लोगों की जान बचाते हैं, वो तो मसीहा होते हैं, लेकिन उसने मेरे साथ इतनी ज्यादती क्यों की थी? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? उसने मुझे देखकर ऐसे नजरअंदाज किया था जैसे वो मुझे जानता ही ना हो। क्या मैं इतनी जल्दी भूल जाने वाली चीज थी? क्या उसे वो रातें याद नहीं आई जो उसने मेरे साथ बिताई थी? क्या वो सब कुछ भूल गया? मेरी माँ ने रजत की तरफ देखते हुए कहा था, हमें अबॉर्शन करवाना है। ये सुनकर रजत बहुत हैरान हुआ और मुझे देखने लगा था। उस समय मैं भी उससे बुरी तरह से बेरुखी से पेश आई थी और ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे मैं भी यही चाहती हूँ कि अब ये बच्चा इस दुनिया में ना आए। तभी उसने तुरंत ही मना कर दिया और माँ से कहने लगा, सॉरी, हम ये नहीं कर सकते हैं। मेरी माँ को उसकी ये बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आया था। तभी वो रजत पर भी भड़कते हुए बोली थी, क्यों नहीं कर सकते? हमने बाहर से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ये काम होता है। आपको अपनी फीस से मतलब होना चाहिए। जितनी भी फीस होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। माँ की बात सुनकर रजत अपनी जगह से उठा और मेरा हाथ जोर से पकड़कर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले आया और माँ को अंदर आने से मना कर दिया। रजत के यूं हाथ पकड़ने पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। तभी मैंने उसे जोर से चिल्लाते हुए कहा था, हाथ छोड़ो मेरा। मैंने बहुत जोर से उसे खुद से दूर धकेला और अपना हाथ छुड़ाया था। रजत के सामने मैं ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि उसकी बातों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरी थी। मेरी बहादुरी देखकर एक पल के लिए वो भी हैरान रह गया था, मगर फिर उसने जो भी मुझसे कहा वो मुझे बहुत दुखी कर गया था। उसने मुझे मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। ये सुनकर तो मेरा दिल दहल गया था। उसने मुझसे कहा था, अगर मैं अपने बच्चे को खत्म करने के बारे में सोचूंगी तो वो मुझे और मेरी माँ को दोनों को भी जीने नहीं देगा। और उसकी धमकी सुनकर मैं खामोश हो गई थी। तभी मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल आई थी और अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा था, माँ मुझे यहाँ से अबॉर्शन नहीं करवाना है, चलो यहाँ से। फिर हम दोनों अस्पताल से घर वापस आ गए। अगले दिन रजत ने मेरे घर पर हर जरूरत की चीजें भेज दी। उस समय माँ घर पर नहीं थी। रजत ने मेरे लिए कपड़े, फल, सब्जियां और बहुत सारी अन्य चीजें भेजी थी। उसने एक मोबाइल और एक सिम भी भेजा। मैंने मोबाइल ऑन किया तो उसमें सिर्फ एक ही नंबर था। मैंने उस नंबर पर कॉल किया तो रजत ने कॉल उठाई। तभी मैंने उससे पूछा था, ये सब क्यों भेजा है तुमने? मेरी बात सुनकर रजत ने कहा था, ये तुम्हारे लिए नहीं भेजा है, अपने बच्चे के लिए भेजा है
और उसकी माँ के लिए। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा अच्छे माहौल में रहे। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट करवा दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक मेड भी रख दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा था, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं कल ही जाकर अबॉर्शन करवा लूंगी। न बच्चा रहेगा और ना ही तुम्हारा इतना खर्चा होगा। मेरी बात सुनकर रजत ने कहा था, मेरा बच्चा इस दुनिया में ज़रूर आएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। मैं उससे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। तभी मैंने कॉल कट कर दिया था। फिर उसी रात मैंने माँ को रजत का सच बता दिया था। मैंने बता दिया था कि मेरे होने वाले बच्चे का पिता रजत है। ये सुनकर माँ कुछ पल के लिए हैरान हुई थी। फिर माँ ने मुझसे कहा था, उससे कहो तुम्हें पूरे समाज के सामने अपनी पत्नी बनाकर पूरे मान सम्मान के साथ इस घर से विदा करके लेकर जाए। माँ की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। फिर मैंने भी रजत को माँ की बात बता दी थी। अगले ही दिन वो मेरे घर आया था। माँ और रजत बैठकर बातें कर रहे थे। माँ ने रजत से कहा था, अगर तुम अपने बच्चे को चाहते हो तो मेरी बेटी को सबके सामने स्वीकार करो और बच्चे को अपनाओ। माँ की ये बात सुनकर रजत ने जवाब दिया था, ठीक है, मैं आपकी बेटी को भी अपनाऊंगा और अपने बच्चे को भी। रजत के सामने मेरी माँ ने कहा था कि बेटा हो या बेटी, तुम बच्चे को कभी नहीं छोड़ोगे। पता नहीं क्यों रजत माँ की इस बात पर बिल्कुल हैरान नहीं हुआ था। तभी माँ ने उसे कहा था, तुम कल ही अपने घर वालों को लाओ ताकि जल्द से जल्द शादी की तारीख रखकर तुम्हारी शादी पूरे समाज के सामने कर दूं। रजत ने माँ को जो कहा था वो मुझे हैरान कर गया था। वो माँ से कह रहा था कि मेरे घर से कोई भी नहीं आएगा, लेकिन मैं इज्जत से नम्रता को अपने घर ले जाऊंगा। माँ इस बात पर भी मान गई थी क्योंकि वो जानती थी कि मैं बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ और वो मेरी खुशी के लिए खामोश हो गई थी। माँ और रजत की सारी बातें मैं दरवाजे के पीछे से खड़े होकर सुन रही थी। माँ और रजत ने शादी की तारीख भी तय कर ली थी। अब धीरे धीरे मेरे दिल को भी सुकून होने लगा था और मैं अपनी शादी को लेकर खुश थी। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया था और मेरी शादी का दिन भी आ गया था। इस एक हफ्ते में मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी माँ भी खुश और संतुष्ट थी। मैं पार्लर जाकर तैयार हुई और रजत ने ही इन सब का इंतजाम किया था। जब मैं तैयार होकर घर पहुंची तो अभी तक बारात नहीं आई थी। मुझे घबराहट होने लगी थी कि कहीं रजत बारात लेकर ही ना आए। हमारे कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी आए हुए थे। मुझे डर लग रहा था और माँ भी तनाव में थी कि कोई उनके बारे में कुछ ना बोले। मुझे तो अब इन सब की आदत हो चुकी थी, लेकिन मेरा शक गलत साबित हुआ था। लगभग 15 मिनट के बाद ही रजत बारात लेकर आ गया और फिर हमारी शादी हो गई। रजत के साथ विदाई के समय मैं अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई थी। मेरी माँ ने हर जगह मेरा बहुत ध्यान रखा था और मेरा पूरा पूरा साथ दिया था। रजत मुझे पूरे समाज के सामने स्वीकार करके बहुत प्यार से अपने घर ले आया था। जब मैं उसके घर आई तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं इस जगह पर पहली बार आई हूँ। मुझे यहाँ सब अपना सा लगा। रजत का घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। सब ने मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया था, जैसे उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। मैं बहुत हैरान नजरों से रजत को देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। उसने मुझे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। रजत ने मुझे अपनी पूरी फैमिली से मिलवाया। मैं भी उसकी फैमिली से खुशी खुशी मिली थी। उसके पापा राजेश अंकल, उसकी माँ ममता आंटी, उसका भाई समर, उसके अंकल अमित जी और उसकी दादी उर्मिला से। अमित अंकल को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद को ही देख रही हूँ। वो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। मुझे उन्हें देखकर बहुत अजीब लगा था, लेकिन मैंने उस ख्याल को झटक दिया। इसके बाद ममता आंटी मुझे रजत के कमरे में छोड़कर चली गईं। मैं वहां बैठकर रजत का इंतजार करने लगी। आधे घंटे के बाद रजत कमरे में आया और मेरे पास बैठ गया था। रजत ने मेरी ओर देखा और फिर बोला, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है। उसने मुझे अपनी और अपने परिवार की सच्चाई बता दी थी। रजत की सच्चाई सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया हो। रजत ने मेरे साथ जो किया था उसके बाद मैं उनके बीच एक मिनट भी नहीं रहना चाहती थी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। रजत ने मुझसे कहा था कि उसके अमित अंकल मेरे पिता हैं।
अमित अंकल रजत के पिता के दोस्त थे और मेरी माँ के पति थे। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी मैंने उससे कहा था, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। मगर रजत ने मुझसे कहा था, नहीं, ये सब सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नम्रता, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये सब जो भी हुआ, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया था, ये सब मेरा प्लान था, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को इंसाफ दिलाना चाहता था। तुम्हें और आंटी को घर से निकालने के बाद अमित अंकल ने दूसरी शादी कर ली थी। ये शादी तुम्हारी दादी ने जबरदस्ती करवाई थी, मगर उन्होंने ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। अंकल की दूसरी पत्नी ने उनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। अमित अंकल की दूसरी पत्नी ने उनकी जायदाद में 10% हिस्सेदारी लेकर उन्हें तलाक दे दिया था। इस सब से अंकल बुरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे। वो तुम्हें और आंटी को बहुत याद करते थे। कई बार तो मैंने उन्हें तुम्हारे लिए रोते हुए भी देखा। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें और आंटी को घर वापस लाकर ही रहूंगा। रजत की सारी बातें सुनकर मुझे अपने पिता पर तरसने की बजाय गुस्सा आ रहा था। तभी मैंने चीखते हुए कहा था, शट अप रजत, बस करो। मैं और मेरी माँ ने उस आदमी की वजह से बहुत कुछ सहा है। तुमने जो कुछ भी किया है वो उसी आदमी की वजह से किया। तुम्हें जरा भी परवाह नहीं थी कि ये सब मुझे कितना दुखी करेगा। मेरी माँ मर जाएगी। ये सब सुनकर तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अंकल को माफ कर दूं। तुम्हारे उस अंकल की वजह से मैंने अनाथ के जैसे जिंदगी गुजारी है। अब मैं कभी भी उन्हें माफ नहीं कर सकती। इतना कहकर मैं बिस्तर से उठने लगी। तभी रजत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारा अपना घर है। अंकल ने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पर कर दी है। इन सब चीजों पर तुम्हारा और आंटी का हक है। तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। रजत की बात सुनकर मैंने गुस्से से उसे कहा था, मुझे कोई हक नहीं चाहिए। अनाथों जैसी जिंदगी गुजारने के बाद अब तुम मुझे अपना हक लेने के लिए कह रहे हो। जब मुझे और मेरी माँ को इस घर से निकाल दिया गया था, तब मेरे पिता कहाँ थे? तब वो कहाँ थे जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? मैं गुस्से में रजत का कॉलर पकड़कर जोर जोर से बोल रही थी। तभी मेरे पेट में एक तेज दर्द उठा। मैंने अपना हाथ पेट पर रखा और जोर से चीखी। फिर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सब लोग हमारे ही कमरे में थे। रजत के मम्मी पापा, मेरे पापा, सब लोग थे। मैंने रोते हुए रजत से पूछा था, मेरा बच्चा कैसा है? अब मुझे समझ आ गया था कि दुनिया में माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। मुझे भी एहसास हो गया कि मेरी माँ मुझसे इतना प्यार क्यों करती थी। बच्चे को खोने के डर से मेरा दिल बहुत कांप रहा था। मैंने रजत से कहा, बताओ ना, बच्चा कैसा है? मेरी बात सुनकर रजत ने जवाब दिया, नम्रता, सब ठीक है। बच्चा और तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें तनाव नहीं लेना चाहिए, इसलिए कुछ मत सोचो, सब कुछ नॉर्मल है। तभी मैंने रोते हुए रजत से कहा था, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। प्लीज मुझे घर छोड़ आओ। मुझे जिद करता देख रजत ने कहा, नम्रता प्लीज अभी तुम आराम करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। रजत मुझसे बात कर ही रहा था कि पापा की आवाज कमरे में गूंजी थी। पापा मुझे देखते हुए रजत से कहने लगे थे, तुम यहाँ से जाओ, मुझे नम्रता से बात करनी है। पापा के एक बार कहने पर रजत कमरे से बाहर चला गया था। तभी पापा मेरे पास बैठ गए और मुझसे माफी मांगने लगे थे। मेरे पापा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। उनके यूं रोने और माफी मांगने पर मेरा दिल भी नरम पड़ गया था और मैंने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि मैंने कहीं सुना था, माफ करने वाला जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। फिर मैंने माँ को भी मना लिया और उन्होंने भी पापा को माफ कर दिया। 6 महीने के बाद मेरी एक बेटी हुई। उसके जन्म पर मेरा पूरा परिवार बहुत खुश था। पापा को तो मानो नई जिंदगी मिल गई थी। सबने मेरा और मेरी बेटी का बहुत अच्छे से स्वागत किया था। मेरे पापा मेरी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा अपने नाना के साथ खेलती थी। पापा उसे देखकर कहते थे कि मुझे दोबारा मेरी बेटी मिल गई है, मैं दोबारा से जवान हो गया हूँ। पापा को देखकर मुझे लगता ही नहीं था कि मेरे पापा वही हैं जिन्होंने मुझे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। रजत भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। मैं जो अपनी बेटी के पैदा होने पर डर रही थी कि ना जाने मेरा परिवार और रजत का परिवार मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा,
मगर अब सब कुछ मेरी सोच से विपरीत हुआ था। रजत अपनी बेटी को देखकर खुश होते हुए कहता था, बेटियां बोझ नहीं होती, ये तो बस हमारे समाज की सोच है। भगवान बेटी तब देता है जब वो हमसे बहुत खुश होता है। बेटियां तो भगवान का आशीर्वाद है। रजत की बात सुनकर मेरा मन अंदर तक शांत हो जाता था और मैं मुस्कुरा देती थी। जो भी था, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। हर अंधेरे के बाद नया सवेरा होता ही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।